अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शाम हुई तो बीएन के ऑफिस की शीशे की खिड़कियों के बाहर छाता अंधेरा वाज़ेह दिखाई देने लगा। ऑफिस के सारे हॉल्स में सफ़ेद बत्तियां जल उठीं। अक्सर लोग छुट्टी करके घर जाने की तैयारी करने लगे। अलबत्ता कुछ जिम्मेदार अफराद अपने ऑफिस में काम करते दिखाई दे रहे थे। ऐसा ही ग्लास वॉल्स का एक बड़ा सा ऑफिस था जिसमें मेंबर पार्लियामेंट अदीब सोत अपनी पावर चेयर पर बैठा काम करता दिखाई दे रहा था। उसका ऑफिस इस कतार में था जहां सारे ऑफिस शीशे की दीवारों से बनाए गए थे। सामने राहदारी थी और उसके पार स्टाफर्स के केबिन बने थे। दरवाज़ा खुला और तालिया अंदर दाखिल हुई तो अदीब ने सर उठाया, फिर मुस्कुराया और ऐनक उतार के रखी। आए तालिया, मैं आप ही का मुंतजिर था। आपने ईमान के केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया। वो मुस्कुरा दी और सामने आ खड़ी हुई। लंबी सियाह स्कर्ट पे सफ़ेद मिनी कोट पहने, वो सर पे सफ़ेद हैट तिरछा जमाए हुए थी। आपने पूछा था कि उसने आप ही के साथ ये क्यों किया, तो मेरे पास आपका जवाब मौजूद है। ओह ग्रेट! अदीब ने लैपटॉप पर धकेला और दोनों हाथों को थकावट से दबाते टेक लगाई। तो बताइए, उस लड़की ने मुझ पे ही इल्ज़ाम क्यों लगाया? हेट वाली लड़की चंद लम्हे मुस्कुरा के उसे देखती रही, फिर गर्दन दाएं बाएं घुमाई और दोबारा उसे देखा। यहाँ और कोई नहीं है अदीब साहब, आप अपनी ये ऑस्कर विनिंग अदाकारी तर्क क्यों नहीं कर देते? नेम रोशन ऑफिस में लम्हे भर को सन्नाटा छा गया। फिर अदीब के माथे पे शिकने उभरी। एक्सक्यूज मी? अचंभे से सामने खड़ी लड़की को देखा। ओह प्लीज, उसने बेजारी से सर झटका। हम दोनों को मालूम है और पहले दिन से मालूम है कि ईमान सच कह रही थी। आप वाकई उसको नाजेबा ईमेल्स भेजा करते थे। अदीब चंद लम्हे उसको दिलचस्पी से देखता रहा, फिर मुस्कुराया। चैताली, आपको शायद खुद भी नहीं मालूम कि आप क्या कह रही हैं, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था। हम दोनों को मालूम है कि हम सब पहले दिन से ही अदाकारी कर रहे हैं, वो तंजिया मुस्कुरा के बताने लगी। बल्कि सिर्फ मैं नहीं, वान फाते भी जानते हैं कि आप एक ऐसे प्रीडेटर हैं जो हर दूसरी लड़की को हरासा करता है। रही आपकी बीवी, तो वो भी आपके सारे अफेयर से वाकिफ है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से सच बोलते हैं। मगर वो ठहरी सियासी बीवी ताकत के खेल के लिए भरम रखने की आदी है। अगर किसी को नहीं मालूम तो पब्लिक को नहीं मालूम कि ईमान सच कह रही थी। बहुत खूबसूरत इल्जामात लगा रही हैं आप मुझ पे, अदीब महजूज अंदाज में मुस्कुरा के बोला। वो टेक लगाए कुर्सी को दाएं बाएं झला भी रहा था, मगर एक झोल है। अच्छा जनाब, वो क्या? तालिया ने हेट उतार के मेज पे रखा। वो बदस्तूर खड़ी थी। अगर मैंने वाकई ईमान को नाजेबा ईमेल्स भेजी थी तो उसने वो पब्लिश क्यों नहीं की? क्योंकि अगर बात ईमेल्स पे आती तो फ्रांजिक्स तक चली जाती और उसको मालूम था कि फिर उसकी आपको भेजी ईमेल्स भी सामने आएंगी और वो रुसवा हो जाएगी। क्योंकि मैं पहले दिन से कहती आई हूँ कि ईमान को किसी ने हरास नहीं किया। उसने मुनीरुल कलाम को हरास किया, मगर खुद ईमान को झुकी और चबा चबा के बोली, किसी ने हरास नहीं किया। वो इसीलिए आपकी नाजेबा ईमेल्स नहीं दिखा सकी, क्योंकि आपके और उसके दरमियान जो था वो दोनों की रजामंदी से था और उसे अफेयर कहते हैं। बहुत खूब, अदीब ने मुस्कुरा के सर को खम दिया। वो सच बोल रही थी। फिर भी आप पूरा हफ्ता मीडिया के सामने मेरे किरदार की गवाही देती रही। आपने ईमान का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं सियासी वर्कर हूँ अदीब साहब, और सियासत इसी गंद का तो नाम है। मैंने आपके किरदार की गवाही कहीं भी नहीं दी। मैंने तो सिर्फ एक कौन खेला है। मैं आपसे तवज्जो हटाने के लिए मुनीरुल कलाम को लाइमलाइट में ले आई और ईमान दिफा पे उतर आई। लोग ईमान और अदीब को भूल के ईमान और मुदीर की बातें कर रहे हैं। आप पार्टी लीडर हैं और आपको बचाना सारी पार्टी की मजबूरी थी। आप पहले कहाँ थी? इतनी देर से क्यों मिली आप इस ऑफिस को? बस जरा आपके कुलीग ने मुस्कुरा के बात की तो आप उतर आए ना अपने अंदाज पे। वो अभी तक इस्तेहजाइया मुस्कुरा रही थी। अदीब साहब, मैंने ईमान का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उस मजबूत किरदार की नहीं थी जिसकी हामिल लड़कियां यहाँ जॉब करती हैं। आपने उसको नाजेबा ईमेल्स भेजी और वो फिसलती चली गई। हरासमेंट खामोशी से बर्दाश्त करना बुजदिली है, उसके खिलाफ बोल उठना बहादुरी है, और उस पर राजी हो जाना बदचलनी है। ईमान ने तीसरा रास्ता चुना, इसलिए हमने वही किया जो अपनी पार्टी के गद्दारों के साथ किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा ये काम इस ऑफिस में कर सकेंगे। प्यारी लड़की,
तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, मगर उसने मासूमियत से थोड़ी खुजाई, तुम किसी भी सूरत में मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने खुद स्टेज पे चढ़ के मेरे हक में इतनी तकरीरें की हैं कि मलेशिया में कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं किसी को हरास कर सकता हूँ। तुम भी इखलाकी तौर पे मेरे खिलाफ नहीं बोल सकती। और रही हरासमेंट, वो मेज के कप से निकल के उसके सामने आ खड़ा हुआ और जत्ताती नजरों से उसे देखा। तो बेबी, हरासमेंट कभी साबित नहीं हो सकती। एक औरत के उठ के इल्जाम लगा देने से दुनिया मर्द को बदकिरदार नहीं मान लेती। तालिया ने मुस्कुराते हुए गर्दन को नफी में दाएं बाएं जुम्बश दी। दुरुस्त कहा, एक औरत का इल्जाम कुछ साबित नहीं करता। लेकिन वो मुस्कुराती हुई वापस दरवाजे तक आई, शीशे की दीवार को जोर से बजाया जैसे किसी को इशारा दिया हो, और फिर मुड़ के अदीब को देखा। लेकिन अगर औरत एक न हो तो? अदीब के अब्रू अचंभे से भिजे। उसने चूक के तालिया के अकब में देखा। शीशे की दीवार के पार बने केबिन से एकदम 6-7 लड़कियां उठ उठ के आ खड़ी हुई थीं। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक जंजीर की तरह राहदारी में खड़ी थीं और अदीब को देख रही थीं। ऐनक वाली फरीदा भी संजीदा चेहरा बनाए उनके साथ थी। अदीब बिन सौद एकदम सीधा हुआ, चूक के तालिया को देखा। हरासमेंट को सिर्फ एक चीज साबित करती है अदीब साहब, और वो है औरतों का एक से ज्यादा होना। हेट वाली लड़की मुस्कुरा के कह रही थी, तसव्वुर करें अगर अभी इसी वक्त ये लड़कियां इन कागजात को अपने ऑफिस में डोर्स पे चस्पा कर दें। तालिया ने अपनी जंबील से जर्द कार्ड्स का एक बंडल निकाला और बंडल को वहीं छोड़े एक कार्ड लिए बाहर आई। बेहतियाती से बंडल फिसला और सारे कार्ड्स फर्श पे बिखर गए। राहदारी में खड़े हो गए उसने कार्ड दीवार पे चस्पा की, यूं के बाहर खड़ी लड़कियां नहीं देख सकती थी कि कार्ड पे क्या लिखा था, मगर अदीब को साफ नजर आ रहा था। उसकी चुपती नजरें उस कार्ड पे जमी थी जिसमें बड़ा बड़ा मी टू लिखा था। पीछे खड़ी लड़कियां हनोज अदीब को देख रही थी। जब तालिया ने देख लिया कि वो कार्ड देख चुका है तो उसने कार्ड उतार लिया और वापस ऑफिस के अंदर आई और दरवाजे बंद कर दिए। शीशे के साउंड प्रूफ दरवाजों से आवाज बाहर नहीं जाती थी। तसव्वुर करें कि अगर ये 7 लड़कियां मी टू के हैशटैग से ट्वीट करें और दावा करें कि आपने उनको भी हरास किया है, तो अदीब के माथे पे बल पड़ चुके थे। मैंने उनमें से एक भी लड़की को कभी कुछ नहीं कहा। वो सच कह रहा था। वो बहुत चुनाव से शिकार किया करता था। क्या आप ये साबित कर सकते हैं? मगर ओह नहीं, हरासमेंट का तो कोई सबूत ही नहीं होता। तुम्हें क्या चाहिए? वो अब के तालिया को देख के चबा चबा के बोला। तो तालिया ने हाथ को जलाने वाले अंदाज में इशारा किया जैसे शहजादी कहती थी तखलिया, और लड़कियां उसका इशारा देख के पलट गईं। बान फातेह आपका अपने ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं, जाइए। रास्ते छोड़ दिया। अदीब उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया। लड़कियों के केबिन के पास वो बहुत तेजी से गुजरा था, नजर तक न मिलाई थी। उसके जाते ही तालिया ने जल्दी से सारे प्ले कार्ड्स इकट्ठे किए। लड़कियां तब तक बाहर आ चुकी थीं। क्या कहा अदीब साहब ने? फरीदा ने इश्तियाक से पूछा। वो हमारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए HR में बात करेंगे? हाँ हाँ, वो संभल के मुस्कुराई। वो फातेह साहब से मामला डिस्कस करने गए हैं, मगर कह रहे थे कि ये मुश्किल है। मैंने कहा कि कागज समेट के उठ गई। लड़कियां बहुत खफा हैं तो राजी हो गए। तुम लोग उनको स्माइल न देना, बस नाराज रहना। उनके लिए ये प्रेशर काफी होगा। अच्छा अच्छा, फरीदा मुतमईन हो गई। बाकी लड़कियां भी पुरजोश थीं। ये प्ले कार्ड्स किस चीज के हैं? एक ने पूछ लिया। ये कुछ खास नहीं, प्रिंटर ने एक्स्ट्रा छपवा दिए। मैं उनको दीवार पे लगा के बस दिखा रही थी। इससे पहले कि इसका कौन खुल जाए वो कागजात संभालती तेजी से आगे बढ़ गई। वान फातेह के ऑफिस में बेचैन सा बैठा अदीब आगे होके कह रहा था, फातेह ये चीजें होती रहती हैं, मैं अब ख्याल रखूंगा। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने पहले दिन से तुम्हारी इज्जत रखनी चाहिए, मगर मेरी चीफ ऑफ स्टाफ भी तुम्हें जान ही गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो टेक लगाए बैठा सख्ती से कह रहा था। चेहरा संजीदा और बरहम था। तुम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हो कि मेरी कंपेन छोड़ के हाकमी का कैंप ज्वाइन कर लो। वहां तुम्हें कोई नहीं लेगा। मैं कह रहा हूं ना, अब ऐसा नहीं होगा। बस करो अदीब। उसने सख्ती से हाथ बुलंद किया तो वो चुप हो गया। फातेह आगे हुआ और गुस्से से बोला, तुम्हें शर्मिंदगी तक नहीं है? जरा सा भी पछतावा नहीं है? मैंने आज सुबह अपने वोटर्स के दरमियान बैठ के वादा किया है कि जब मैं पावर में आऊंगा तो पार्टी में कोई हरास करने वाला नहीं बचेगा। वो ठीक है, मगर हम बाद में इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। तुम चेयरमैन बन के कानून बनाना और हम बाद में क्यों? वो सख्ती से बोला। अभी क्यों नहीं? कोई भी काम करने का बेहतरीन वक्त अभी होता है और मैं आज से इस मनकोले पे अमल करने जा रहा हूँ। अदीब कुछ कहने लगा। दरमियान में मत बोलो, मेरी बात सुनो। झिड़क के उसे खामोश कराया। ब्रीफिंग रूम में रिपोर्टर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम वहां जाओगे और कहोगे कि तुम अपने बेटे के इलाज के लिए रिटायरमेंट ले रहे हो।
तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो, वट एवर, जो झूठ भी तुम घड़ना चाहो घड़ लो, मगर अदीब बिन सोत, तुम कुछ अरसे के लिए मुझे इस ऑफिस में नजर नहीं आओगे। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अदीब ने लब एक दूसरे में पेवस्त कर दिए। उसके पास कहने को कुछ न था। इस दौरान तुम अपनी फैमिली पे तवज्जो दो और बेहतर शोहर बनने की कोशिश करो। अब जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, उसने दोनों हाथ उठा के बेबसी भरे गुस्से से कहा। फाइन, मैं चला जाऊंगी इस ऑफिस से, मगर तुम्हें इतना सेल्फ राइटियस बनने की जरूरत नहीं है। जो इल्जाम आज तुम मुझ पे लगा रहे हो, ये तुम पे वापस पलट सकता है। एक्सक्यूज मी, उसने चंबे से अबरूज का। अदीप ने खड़े होकर अपने कोट की शिकने बराबर की, टाई की नॉट किसी कसी और फिर गर्दन कड़ा के तलखी से बोला, तुम्हारे और तुम्हारी प्रिटी चीफ ऑफ स्टाफ के दरमियान जो चल रहा है वो मुझ समेत बहुत से लोगों को नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे तो आज तक नहीं नजर आया। अगर फाते को अफसोस हुआ भी था तो बज़ाहिर इत्मीनान से कहा। वान फाते में दूर से देख के औरत और मर्द के दरमियान चलती टेंशन भाप लेता हूँ, मगर खैर, मैं हैरासर प्रीडेटर चला जाता हूँ इस ऑफिस से, मगर तुम लोग अपनी पार्टी जारी रखो। फाइन, जोर से मैं इसके किनारे पे हाथ मारा और मुड़ के लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकल गया। चौखट पे खड़े अशर ने उसे जाते देखा और फिर अंदर आया। ये इतना गुस्से में क्यों था? इसे वो बताया जो सुबह हमने डिसाइड किया था। तो उसने आखिर में वही तलखी दिखाई जो हर जॉब से निकाले जाने वाला दिखाता है। ओह अच्छा, बड़ा खबीस आदमी है ये वैसे। अशर हंसते हुए कुर्सी खींच के बैठा। मैं हैरान हूँ कि ऑफिस वालों को इसके करतूत क्यों नहीं पता थे अभी तक। फाते बस मुस्कुरा दिया और सामने पड़ी फाइल खोल ली। चंद लम्हे वो दोनों यूं ही बैठे रहे। ऑफिस में खामोशी छाई रही। फिर फाते ने नजरें उठा के अशर को देखा, जो सोच में डूबा खिड़की के ब्लाइंड्स को देख रहा था। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए हो ऐश। अशर चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। यही चीज़ों की दुरुस्त तरतीब थी। मैं भी खुश हूँ कि मैंने चेतालिया की बात मान ली। फाते ने मुस्कुरा के ऐनक लगाई और फाइल के सफ़े पलटाने लगा। अशर कुछ देर बैठा, अल्फाज तोलता रहा, फिर लहजे को सिरसिरी सा बनाया। चेतालिया वाकई शादीशुदा हैं क्या? फाते ने ऐनक के ऊपर से नज़र उठा के गौर से उसे देखा। कहती तो वो यही है। अशर ने नज़रें झुका दी। वो जैसे सोच में था। फाते गौर से उसे देख रहा था। ऐश, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? अशर चौंका, फिर संभल के मुस्कुराया। यूं ही पूछ रहा था क्योंकि हम एक टीम है तो, और तुम उसके लिए फीलिंग्स रखने लगे हो। उसकी गहरी आंखें अशर पे जमी थीं। वो लम्हे भर को चुप हुआ, फिर बेबसी से शाने उचकाए। मुझे नहीं मालूम। फाते ने ऐनक उतारी और फाइल बंद करके उस पर रखी। असरत को हमेशा से लगता था तुम दोनों के दरमियान कुछ है या होने जा रहा है। हमारे दरमियान बहुत सारी दफ्तरी सियासत आ गई है आबंग। वो खामोशी से लब काटता रहा। क्या कहता कि जिस दिन वो पहली दफ़ा सुर्ख लिबास में असर की गैलरी में दाखिल हुई थी और उसने इसे ऊपर से आते देखा था, उस दिन से उसकी जगह कोई नहीं ले सका था। तुम्हारी बहन इस सब से बहुत खुश होती अगर ताशा शादीशुदा ना होती। मगर फाते ने वक्फा दिया तो अशर का माथा ठिनका। वो आगे हुआ, मगर क्या? ताशा ने मुझे उस रोज़ कहा था कि वो अपने शोहर से अलहदगी का सोच रही है। अशर महमूद का सांस रुक गया। उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये खबर उसे ऐसे बेचैन कर देगी। वाकई वो बेयकीन था। देखो, जब तक वो अलहदा नहीं होती तुम उससे कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन तब तक तुम अपने और उसके दरमियान से झूठ और सियासत को निकाल तो सकते हो। अशर के कंधे ढीले पड़े। वो मायूस नजर आने लगा। अब शायद देर हो गई है। सच बोलने के लिए कभी देर नहीं होती। सिर्फ सच्चाई ही दो लोगों के रिश्ते को मजबूत करती है। तुम अगर उसके लिए मुखलिस हो तो पहले अपने और इसके दरमियान सच्चाई लाओ ताकि तुम उसे खो न दो। वो नरमी से समझा रहा था। अशर ने तजब्जुब से उसे देखा। आप क्यों समझते हैं कि मुझे इसे नहीं खोना चाहिए? वान फाते सादगी से मुस्कुराया। क्योंकि तालिया मुराद जैसी लड़की से आप जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं। वो एक फिक्र अशर महमूद के सारे फैसले आसान करता गया। वो एकदम उठा और तेजी से बाहर को लपका। उसे तालिया से बात करनी थी। वो अपनी सीट पे नहीं थी। वो दीवाना वार राहदारी में भागा। वो अपना बैग उठाए लिफ्ट की तरफ जा रही थी। तालिया, चे तालिया, वो फूले तनफ्फुस के साथ उसके पीछे आया। वो चूक के मुड़ी, फिर उसे देखा तो सादगी से मुस्कुराई। जी ऐश, मेरे ऑफिस आए, मुझे आपसे बात करनी है। वो जिलत में कहता उसे अपने ऑफिस ले आया। वो हैरान सी अंदर आई तो अशर ने दरवाज़ा बंद किया, फिर मेज़ तक चलता आया। वो नासमझी से उसे देखने लगी। आज के लिए बहुत स्टंट, बहुत गेम्स खेल लिए अशर, अब छुट्टी का वक्त है। उसने याद दिलाया तो वो जो उसे ताज्जुब से देखे जा रहा था, थोड़ी को दो उंगलियों से मसलते हुए बोला, मुझे एक बुरी बात मालूम हुई है। मसलन क्या? वो ठंडे से अंदाज में बोली, आपने उस्मान को वो जॉब से निकाला था और उसने बदले के तौर पे कुछ गलत कर दिया है। तालिया ने सुकून से अबरू उठाई। और वो क्या?
वो सोफिया रहमान के पास चला गया और आपको मशकूक करार दे दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक सोफिया रहमान आपकी तफ्तीशी फाइल खुलवा रही हैं। वो लोग आपकी कोई कमजोरी, कोई छुपी चीज खोजना चाहते हैं। तालिया चंद हमें उसको बेतासुर नजरों से देखती रही। अशर को लगा वो अब भी पुरसुकून है, जैसे वो हमेशा होती थी। मगर उस्मान ने क्या किया है? उसका बैग नीचे गिरा और उसकी बेयकीनी से फैलती आंखें दिखाई दी तो अशर महमूद का तनफ्फुस तंग हुआ। उस्मान ने बदले के तौर पे तालिया का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। उस्मान तो आपका आदमी था, आपके इशारों पे चलता था। आपने आपने भेजा उसे सोफिया के पास। तालिया मुराद गायब हो चुकी थी और वो गुर्राती हुई शहजादी ताशा उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे छा चुकी थी। नहीं, मैंने नहीं। वो आगे बढ़ी और एक हाथ से अशर की गर्दन दबोच ली, फिर से धकेलती हुई पीछे ले गई और झटके से उसे दीवार से लगाया। अगले ही पल उसने एक तेज धार चाकू उसकी गर्दन पे रख दिया था। मुझे लगा मैं नए दोस्त बना रही हूँ, मगर तुम मुझसे ही इनसिक्योर हो गए। तुमने मेरे पीछे हुकूमती तफ्तीशी टीम लगा दी, यू इडियट। वो उसको गले से दबोचे, चाकू की नोक उसकी गर्दन में पेविस्त किए गुर्रा रही थी। सुर्ख आंखें, जारहाना अंदाज और ये हलक से निकलती गुर्राहट नुमा आवाज। अशर महमूद दीवार से लगा बिल्कुल सख्त हो चुका था। खुदा की कसम अशर, अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की गर्दनें काट के रख दूंगी। उसकी गर्दन को झटका देके छोड़ा। तुम लोग अभी जानते नहीं हो कि मैं कितनी बड़ी बला हूँ। लाल अंगारा आंखों के साथ गुर्राती हुई पीछे हटी। तुम बिल्कुल नहीं जानते मुझे। वो शशदर सा खड़ा था। वो पीछे हटी और फिर एक हाथ मार के मेज की सारी चीजें गिरा दी। कांच की कोई नाजुक चीज टूट भी गई, मगर मजाल है जो अशर महमूद जरा सा भी हिला हो। तालिया ने बैग उठाया, एक हिकारत आमेज गसीली नजर उस पर डाली और पैर से नीचे लुढ़की चीजों को ठोकर मारती बाहर निकल गई। अशर ने 2 उंगलियों से गर्दन को छुआ। जहां खंजर की नोक रखी थी वहां जरा सा कट लग गया था और खून की सुर्ख बूंद नीचे लुढ़क रही थी। अशर ने रंगीन पूरे सामने उठा के देखे। वो अभी तक शिशदर था। ये खंजर कहाँ से आया? ये तालिया ने गर्दन दबोचना कहाँ से सीखा? वो लाजवाब हो चुका था। वो बाहर राहदारी में चलती तालिया मुराद के कदम मन मन भर के हो रहे थे। उसका सारा वजूद हिल के रह गया था और वो बिल्कुल सांस रोके ऑफिस कैबिन के दरमियान से गुजर रही थी। सरासीमगी और चौकन्नी नजरों से अतराफ में भी देख रही थी। बाजू सीने पे यूं लपेट रखे थे जैसे वो जंगल में कांटों से बच बच के चल रही हो। पीछे शिकारी कुत्ते हों और उसे अपनी खुशबू को दबाने के लिए काली मिर्च के पत्ते भी न मिल रहे हों। फाइलें हाथ में लिए सामने से गुजरते दानियाल ने मुस्कुराते हुए उसे खुदा हाफिज कहा। अगर ये जान ले कि तालिया केल की सबसे माहिर स्कामर है तो। वो आगे बढ़ती गई। फरीदा ने अपने कैबिन से गर्दन ऊंची करके उसे अलविदा बोला। वो उसे जवाब तक ना दे सकी। अगर फरीदा को मालूम हो गया कि वो औरतों के जेवरात चुरा चुरा के इस मकाम तक पहुंची है। लिफ्ट मैन ने अदब से सर झुकाया और सामने से हट गया। अगर इसको मालूम हो गया कि तालिया ने इतने साल लोगों के लॉकर्स और पर्स खाली किए हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी? वो लिफ्ट में खड़ी हुई और बटन दबाया। सामने ऑफिस का मंजर नजर आ रहा था। दरवाजे एक दूसरे के करीब आने लगे तो मंजर तंग होता गया। ये वो ऑफिस था जिसके लिए बड़े से बड़े फोरम पे जाके लड़ी थी, अपना चेहरा मंजर आम पे ले आई थी। इन लोगों की नज़रों में इज्जत इसने बहुत मुश्किल से बनाई थी। मगर क्या सारे गुनाह और जराइम उसका ताक़ुब करते रहे थे? क्या वो माफ़ नहीं हुए थे? दरवाजे एक दूसरे में मिल गए और उसका सीना घुटता गया। वो बाजू अपने गिर्द लपेटे सरासीमगी की हालत में कोने में खड़ी रही। लिफ्ट नीचे जा रही थी और उसका परेशान दिल डूबता जा रहा था। अगर वान फाते को इल्म हुआ कि तालिया ही हालिम है और हालिम एक चोर था तो वो उसे किन नज़रों से देखेंगे? या अल्लाह, अब वो क्या करेगी? चंद मील दूर प्रोसिक्यूशन ऑफिस के इस वसी कमरे में बैठा उदेड़ उमर प्रोसिक्यूटर ऐनक लगा एक फाइल का मुताला कर रहा था। उसके लबों पे मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। दफतन दरवाज़ा खुला और एक सांवली रंगत और लंबे बालों वाला औरंग असली नौजवान अंदर दाखिल हुआ। सर, आपने बुलाया था? वो इन्वेस्टिगेटर था और अक्सर इन्वेस्टिगेटर्स की तरह बेपरवाह से हुलिये में था। सियाह पेंट शर्ट के ऊपर चमकते कपड़े की सियाह जैकेट उसने उस मौसम में भी पहन रखी थी। बाल लंबे और हाथों पे टैटू बने दिखाई देते थे। प्रोसिक्यूटर अहमद निज़ाम को फाइल पे झुके देखकर इन्वेस्टिगेटर खंखारा। ये तालिया मुराद वाला केस है ना? आप सुबह कह रहे थे कि इस पे कुछ नहीं मिला तो हमें इस फाइल को बंद करना पड़ेगा।
وہ صبح کی بات تھی، شام کو حالات بدل گئے ہیں۔ پروزیکیوٹر نے اینک کے اوپر سے مسکرا کے اسے دیکھا، موبائل سکرین روشن کر کے اسے دکھائی۔ یہ تالیہ مراد کی پریس بریفنگ ہے جس کے نیچے فیس بک پہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں۔ مجھے یہ کمنٹ چونکا گیا ہے۔ انویسٹیگیٹر نے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور غور سے اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمنٹ تھا، یہ لڑکی ہمارے قریبی سوپ پارلر والی ویٹرس جیسی لگتی ہے، اس کا نام بھی تالیہ تھا، یہ اس کی بہن تو نہیں؟ سوشل میڈیا پہ ہر شخص کو رائے دہی کی آزادی تھی اور کسی عام شہری نے یوں ہی اپنی رائے دی تھی۔ البتہ انویسٹیگیٹر نے چونک کے چیف پروزیکیوٹر کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فائل کو بند نہیں کر رہے، ہمیں بالآخر ایک لیڈ مل گئی ہے۔ انہوں نے ٹیک لگا کے بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر کے پیچھے رکھا اور فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اس کمنٹ کرنے والے کو ڈھونڈو اور تفتیش کے لیے آفس بلاؤ، میں خود اس سے سوال و جواب کروں گا، پھر ہم اس سوپ پارلر بھی جائیں گے۔ اس آفیسر نے درست کہا تھا، شاید یہ لڑکی واقعی وہ نہیں ہے جو یہ خود کو ظاہر کرتی ہے۔ زبردست سر، انویسٹیگیٹر جوش سے بولا، ایسے فراڈ لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ کیس یقیناً کیس آف دی ایئر بننے والا ہے۔ مگر وہ غلط تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک معمولی لیڈ سے شروع ہونے والا کیس دراصل کیس آف دی سینچری بننے جا رہا تھا۔ سیمینار ہال کی کرسیاں مہمانوں سے بھری تھیں، اونچی چھت پہ لگی سارے بتیاں روشن تھیں۔ جہاں کیمرہ مین کے کیمرے سٹیج کی عکس بندی میں مصروف تھے، وہیں مہمان خاموشی اور ادب سے ڈائس پہ کھڑی اسرا کو سن رہے تھے، جو ورک پلیس پہ خواتین کو پیش آنے والی ہراسمنٹ کے موضوع پہ لیکچر دینے آئی تھیں۔ اسرا سر کو سفید سٹول سے ڈھانپے ہوئے تھی اور کانوں کے موتی نظر آ رہے تھے، ہلکے میک اپ اور نیوی بلو سکرٹ بلاؤز میں ملبوس۔ وہ ڈائس کے پیچھے کھڑی مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتی تھی، دونوں ہاتھ ڈائس کے کناروں پہ رکھے ہوئے اعتماد سے ہال کو دیکھتی مائک میں کہہ رہی تھی، مجھے جب اس سیمینار کے لیے بلایا تو میں ہچکچا رہی تھی کہ کیا بولوں گی۔ اتنا عرصہ منظر سے غائب رہنے کے بعد واپس سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ سادگی سے مسکرا کے بتا رہی تھی، اسٹریٹ پولز کی دھودیا روشنی تاریک سڑک کو نیم روشن کیے ہوئے تھی، بارش کی بوندیں بس کے شیشوں پہ لکیریں چھوڑنے لگیں۔ بس کے اندر تالیہ اداسی سے کھڑکی سے سر ٹکائے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا، صرف اپنی بیٹی آریانہ کی وجہ سے۔ مائک میں بولتی اسرا کی آواز نم ہوئی اور مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آریانہ واقعی اس روز اس دنیا سے چلی گئی تھی تو میرا دل چاہا میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں، لیکن اگر میں نے بھی ہار مان لی تو ملیشیا کی ان بیٹیوں کی آواز کون بنے گا جو روز کسی نہ کسی ظلم کا شکار ہوتی ہیں۔ ذی الکفلی اپنے دیوان خانے میں فرش پہ بیٹھا 2 بوتلوں کو ایک ساتھ ایک شیشے کے پیالے میں انڈیل رہا تھا، جب کسی احساس کے تحت گردن موڑی، شیلف پہ رکھی سفید مائع سے بھری شیشی چمک رہی تھی، اس میں بھرا مائع ذرا ذرا سا کم ہونے لگا تھا۔ ذی الکفلی مسکرایا، فاتح نے ایک سوال کا جواب پا لیا تھا، یقیناً میں اسرا محمود، بارسن نیشنل کے ہونے والے چیئرمین کی بیوی، یہ اعتراف کرتی ہوں میں نے خود آفیسز میں خواتین کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنتے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو صرف جسم کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، دماغ کے طور پہ نہیں۔ مگر اب وہ وقت آ گیا ہے جب مردوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جاب کرنے والی لڑکیاں آفس افیئر چلانے یا مردوں کو خوش کرنے نہیں آتی۔ آفس چیئر پہ بیٹھے فاتح نے لیپ ٹاپ سکرین فولڈ کی تو اپنے ہاتھ کی پشت پہ بنے نشان کو دیکھ کے ٹھہرا۔ زخم اب مندمل ہو چکا تھا، نہ جانے یہ زخم کیسے آیا تھا۔ اس نے سوچا ہی تھا کہ لمحے بھر کے لیے آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر چھانے لگا۔ اسے لگا وہ ایک سلاخ دار کال کوٹری میں بیٹھا ہے، اس کے جسم میں درد ہے اور ساتھ بیٹھی جھکے سر والی لڑکی اس کے ہاتھ پہ مرہم لگا رہی ہے۔ یکایک وہ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھتی ہے تو وہ چونکتا ہے، وہ سنہری پونی اور سیاہ لباس والی تالیہ ہے۔ لڑکیاں حجاب پہنے یا نہ پہنے، اگر وہ کسی مرد میں دلچسپی نہیں دکھا رہی تو اس لیے کہ وہ جاب کی جگہ پہ جاب کرنے آئی ہیں۔ لڑکیوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کام کی جگہ پہ وہ ایک حد میں رہ کے اپنے کولیگ سے اچھا ریلیشن شپ رکھ سکتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتی ہیں، اچھے مشورے دے سکتی ہیں، مشکل میں کام آ سکتی ہیں۔ مگر جیسے کوئی مرد کسی عورت سے یا کوئی عورت کسی مرد سے غیر اخلاقی یا معنی خیز گفتگو کرے، وہاں آپ کو فوراً رد عمل دینا ہوگا۔ تقریر کرتی اسرا اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ فاتح چونکا، لمحے بھر کے لیے ذہن میں دکھائی دینے والا منظر بلبلے کی طرح پھٹ کے غائب ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اطراف میں دیکھا، وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور سب ٹھیک تھا، مگر یہ منظر، یہ کیسا منظر اسے یاد آیا تھا، جیسے وہ کسی قید خانے میں ہو اور زمین پہ بیٹھی تالیہ اس کے مرہم لگا رہی ہو۔ شاید میری طبیعت خراب ہے جو مجھے الٹی سیدھی چیزیں نظر آنے لگی ہیں۔
اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ باس کو اپنے کام سے خوش کریں، اچھی شکل یا مسکراہٹوں یا فرینکنس سے نہیں، آپ کو اپنی عزت خود کروانی ہوتی ہے۔ مگر کچھ مرد ان ساری احتیاط پسندیوں کے بعد بھی باعزت لڑکیوں کو ہراس کرتے ہیں۔ اسرا بول رہی تھی اور سب خاموشی اور توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ کیمرہ مین مسلسل اس کی عکس بندی کر رہے تھے۔ اشر باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا گردن پہ دوا لگا رہا تھا۔ اس کا سارا وجود ابھی تک ششدر تھا۔ وہ 6 فٹ کا مرد تھا اور چاہتا تو تالیہ پہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا، مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ اس سے کوئی رد عمل نہیں ظاہر ہو سکا۔ کاش میں نے اس کی بات مان کے تالیہ کی فائل کھلوانے عثمان کو نہ بھیجا ہوتا۔ اس کے پچھتاوے لامحدود تھے۔ اس کے 2 ہی حل ہیں۔ بطور معاشرہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک محفوظ فاصلہ رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹرز، ٹیچرز، انجینئر، سیاسی ورکر سب محفوظ ماحول میں کام کریں، بے شک کریں، مگر ایک فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، ایڈم اور داتن حالم کے بنگلے کے لاؤنج میں بیٹھے مختلف کاغذات بکھیرے ہوئے تھے۔ سامنے کرپفس بھی پلیٹ میں رکھے تھے جن کو مسلسل کھاتے ہوئے وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ زبانی یا جسمانی طور پہ غیر آرام دہ کرنے والا فعل کرے، آپ نے فوراً رد عمل دینا ہے۔ ہمیں ہراسمنٹ کے خلاف لڑنے کے لیے شرم کو اس ساری ایکٹیویشن سے نکالنا ہوگا، ساری ایکویشن سے نکالنا ہوگا۔ اگر سڑک پہ کسی نے چھوا ہے تو مڑ کے اس پہ اسی وقت حملہ کرو، اپنے پرس سے مارو یا ہاتھ سے، مگر اس کو برابر کا جواب دو۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ انگلی اٹھا کے جارحانہ انداز میں کہہ رہی تھی، اگر بس میں کوئی تنگ کرے تو لوگوں کو اکٹھا کرو، اگر آفس میں کوئی ہراس کرے تو نوکری یا شرم کی پرواہ کیے بغیر آسمان سر پہ اٹھا لو۔ آپ کو اگر ہراسمنٹ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ فوراً اسی وقت آواز اٹھانا ہے۔ بس میں بیٹھی تالیہ وقفے وقفے سے اپنے مختلف کانٹیکٹس کو فون کر رہی تھی۔ فلاں بینک سے پیسے نکلوانے ہیں، فلاں شناخت کو تباہ کرنا ہے، فلاں ادارے سے اپنی فائل ہٹانی ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک ثبوت مٹانے میں لگی تھی۔ آج لڑکیاں کئی سال بعد آ کے بتا رہی ہیں کہ فلاں شخص نے ان کو ہراس کیا تھا۔ میں لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ اس وقت کیوں خاموش رہی۔ نہیں، آپ کو نہیں معلوم عورت کی کتنی مجبوریاں اور خوف اسے خاموش رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اب خاموشی توڑنی ہوگی۔ میں ایک ماں ہوں، اس بیٹی کی ماں جو مظلوم تھی اور دوسروں کے سیاسی عناد کا شکار بن گئی۔ ایک مظلوم بیٹی کی ماں آپ سے کہہ رہی کہ اب وقت آ چکا ہے، ٹائم از اپ۔ تالیہ سوپ پارلر میں چلی آئی تھی اور اب پچھلے کمرے میں کھڑی بوڑھے شیف کو منت اور مجبوری سے ایک داستان سنا رہی تھی۔ شیف اسے یقین دلا رہا تھا کہ اس کا تمام ورک ریکارڈ، CCTV فوٹیجز وہ مٹا دے گا اور پارلر کا کوئی ملازم کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ تالیہ نے نئی زندگی شروع کی تھی اور وہ سب اس کا ساتھ دیں گے۔ اب ہمیں نئے قوانین بنانے ہوں گے جو آواز اٹھانے والی اور می ٹو کہنے والی لڑکیوں کا ساتھ دیں۔ 2 انگلیوں کی وکٹری بنا کے اسرا نے اوپر دکھائی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا شوہر وان فاتح بن رامزل حکومت میں آ کے ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کے خلاف ٹھوس قوانین بنائے گا، کیونکہ وہ ایک ظلم کی گئی بچی کا باپ ہے اور ساری مظلوم بیٹیوں کا درد سمجھتا ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی اور لبوں پہ مسکراہٹ لیے ان کو یقین دلا رہی تھی۔ اسٹیج پہ روشنیاں بکھری تھیں اور ان میں کھڑی اسرا بہت باوقار اور پرعزم لگ رہی تھی۔ وہ ٹھہری تو ہال میں بیٹھے مہمان اپنی نشستوں سے اٹھ گئے اور بے ساختہ تالیاں بجانے لگے۔ تالیہ مراد حالم کے بنگلے کے سامنے کھڑی رات کے اس پہر گردن اونچی کر کے اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ تاش کے پتوں سے بنا یہ بنگلہ کیا اس کے سر پہ آنے والا تھا؟ وہ اندر تک ہل کے رہ گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں سامنے کاغذات اور لیپ ٹاپس پھیلائے داتن اور ایڈم بیٹھے تھے۔ اس وقت تک تالیہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی، بس سنجیدہ چہرہ بنائے اندر آئی اور بیگ میز پہ رکھا۔ تالیہ، آپ یقین نہیں کریں گی کہ ہم نے تصحیح کی، میں نے کیسی عظیم دریافت کی۔ سامنے بیٹھا ایڈم اسے دیکھتے ہی جوش سے چہک کے بولا۔ وہ پہلے اتنے مسئلوں میں گھری تھی، اس وقت وہ ایڈم کے ہم نے نہیں میں نے کہنے پہ داتن کی خفگی سننے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے قدرے جھڑک کے ان دونوں کو اپنے جھگڑے کم کرنے کا کہنے ہی لگی تھی کہ داتن بول اٹھی، واقعی یہ صرف ایڈم کی اپنی ذہانت کا کمال ہے، ورنہ میں اکیلی تو یہ نہ کر سکتی۔ خیر، آپ نے میری بہت مدد کی، آپ نہ ہوتی تو میں جلد ہمت ہار دیتا۔ وہ اعتراف کر رہا تھا۔ لڑکے، تم اتنی جلدی ہمت کیوں ہارتے ہو؟ ہماری تالیہ سے کچھ سیکھو، اور ابھی تو تمہیں بہت آگے جانا ہے، سیلیبریٹی جرنلسٹ بننا ہے۔ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے واقعی یقین آ گیا ہے کہ میں بہت آگے جا سکتا ہوں، بس میرا وزن بھی آگے نہ چلا جائے۔ ایڈم نے کہتے پلیٹ سے کری پف اٹھایا اور دانتوں سے کترا تو داتن ہنس دی۔
खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। दातिन पदोका जब किसी को पसंद करती है तो उसके लिए दुनिया के बेहतरीन खाने बनाती है। वैसे मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। वो जो सामने खड़ी अब्रू इस्तेजाबिया उठाए इन दोनों को खुशगपियाँ करते देख रही थी, शॉक्ड सी आवाज में बोली तो एडम ने सादगी से मुस्कुरा के देखा। ऑफ कोर्स चैतालिया, आए बैठे, आपको कुछ दिखाता हूँ। देख तो मैं रही हूँ। उसने नाखुशी से बारी बारी दोनों को देखा। बहुत से लोगों ने नए दोस्त बना लिए हैं। लगता है कोई जल रहा है एडम, दातिन ने मुस्कुराहट दबा के कहा तो शहजादी ने कंधे उचकाए। अभी इतना बुरा वक्त मुझ पे नहीं आया जो तुम दोनों से जलूंगी। प्लीज अपनी शर्लॉक होम्स वाली सरगर्मियां जारी रखो। वो सर झटकती किचन की तरफ बढ़ी तो एडम ने बुरा माने बगैर कहा, पुकारा, इतनी अच्छी पहेली दिखाने लगा था आपको। मेरे पास मेरी अपनी पहेलियां हैं सुलझाने को, तुम अपना काम करो। वो चुपचाप किचन की मेज पे बैठ गई और उसी पर्ची को खोल के घूरने लगी, जबकि जहन अशर, सूप पार्लर और इन तमाम वारदातों में उलझा था जो उसने कभी की थीं। दातिन चुपचाप उठी और चूल्हे पे उसकी पसंद का कुछ फ्राई करने का एहतमाम करने लगी और एडम किचन की गोल मेज पे उसके मुकाबिल आ बैठा और नरमी से पूछा, लगता है फिर बॉस से बेइज्जती हुई है। खैर है चैतालिया, ऐसा होता है। आप किताबें, अभी ये दो लफ्ज़ बोले ही थे कि तालिया ने झपट के स्टैंड से छुरी उठाई और उसकी तरफ बुलंद की। ये फिक्र बोल के तो दिखाओ तुम आज। चीर देने वाली नज़रों से घूरा तो एडम ने फौरन से दायां हाथ पीछे कर लिया। वाओ, बड़े दिन बाद शहजादी ताशा नजर आई। तालिया ने एकदम छुरी गिरा दी और बेयकीनी से अपने हाथ को देखा जिसमें उसने छुरी पकड़ी थी। फिर झिरझिरी लेकर सर झटका। ये मैं नहीं हूँ। चैतालिया, आप क्यों खुद से जंग कर रही हैं? अब कि वो नरमी से पूछ रहा था। तालिया ने शाकी नज़रों से उसे देखा। मैंने मलाका में चंद माह के लिए शहजादी का सिर्फ किरदार अदा किया था। मैं वो शहजादी नहीं हूँ जो हुकूमत करती थी। मैं एक फ़ैन गर्ल हूँ जो दीवान फाते की रफ्तार से मिलते मिलते हाँपने लग जाती है। आप वाकई एक हंसमुख को जिंदा दिल फ़ैन गर्ल ही हैं और एक साबकस कामर चैतालिया, मगर आप वो मगरूर शहजादी भी हैं जो अपने आगे किसी को कुछ न समझती थी। आप ये दोनों हैं। हम सब के अंदर एक जालिम मलिका बनने का ख्वाहिशमंद वजूद होता है और मैंने आपको इसी तरह तस्लीम कर लिया है। ये मुझे दातिन ने समझाया है कि इंसान जो होता है उसे अपने आप को वैसा ही कबूल करके अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाना होता है। आप अपने आप से क्यों भाग रही हैं? चूल्हे पे काम करती दातिन ने महज मुस्कुरा के उसे देखा और काम जारी रखा। वो इन दोनों को आपस में बात करने का मौका देना चाहती थी। उफ एडम, तुम नहीं समझोगे। उसने सर दोनों हाथों में गिरा दिया। हर चीज़ गलत हो रही है। ऊपर से फाते ने उस रात जिलकफली को मेरे लिए चिट थमा दी और मैं इस पहेली को हल नहीं कर पा रही। फिर शीशे के गिलास तले रखी चिट निकाल के उसे दिखाई। क्या तुम इसको हल कर सकते हो? एडम ने एक नज़र इन हिंदसों को देखा और दूसरी सादा नज़र तालिया पे डाली। बिल्कुल नहीं, इसी को हल करना चाहिए जिसको वान फाते ने ये दी है। वो जो पुरुमीद हुई थी मुंह बना के उसे देखने लगी। मैं हालिम हूँ और उसको मुख्तलिफ फार्मूलों, एल्गोरिथम्स और साइफर्स के ज़रिए हल करने की कोशिश कर चुकी हूँ, मगर ये कोई ऐसा कोड है जो टूट ही नहीं रहा। न ये नंबर किसी का फ़ोन नंबर है, न बैंक अकाउंट, न शिनाख्ती कार्ड नंबर। उफ, वो ज़िच हो चुकी थी। यही तो आपकी गलती है। आप इसे हालिम यानी तालिया बन के हल कर रही हैं। हालिम तो माहिर है, बेपनाह जहानत का मालिक, बड़े बड़े कोड्स ब्रेक करने वाला। ये चिटवान फाते ने हालिम को नहीं दी थी। तालिया ने अचंभे से अब्रू इकट्ठे किए। तुम इतनी लंबी तकरीर के बजाय साफ बात क्यों नहीं करते एडम? एडम की आंखें शरारत से चमकी। वान फाते आपकी ज़ुबानी जंगल में आपकी कहानी ज़रूर सुन चुके थे, मगर वो कभी केएल वाली तालिया मुराद को जो कोड्स तोड़ने में माहिर थी जानते ही नहीं थे। वो हालिम से कभी केएल में नहीं मिले थे। फाते साहब सिर्फ शहजादी ताशा से वाकिफ़ थे। वो शहजादी ताशा जिसने जंगल में उनके साथ सफ़र किया था, वो कोई जालिम मलिका बनने की ख्वाहिशमंद लड़की नहीं थी। वो पुरएतमाद थी, अपने आगे किसी की जहानत को कुछ न समझती थी। वो कमोडो ड्रैगन की आंख में बेरहमी से तीर चला सकती थी, अंधेरे पानियों में सफ़र करती खजाने के जजीरे तक जा पहुंचती थी। जिसने कैद खाने में जाके सिपाहियों से कहा था कि वो उनकी होने वाली मलिका है, वो फ़ैन गर्ल नहीं थी, वो मलिका थी। और ये चिट उन्होंने उस ताशा के लिए दी थी। अगर आप ये चीफ ऑफ स्टाफ वाली महकूम और सादा सी तालिया बन के इस पहेली को हल करना चाहेंगी तो आई एम सॉरी, मगर आप कभी उसे हल नहीं कर सकेंगी। ना आप हालिम जैसी इन्वेस्टिगेटर बन के इस कोड को तोड़ पाएंगी। आपको पहले ये तयन करना पड़ेगा कि आप कौन हैं। वो उसे सुने गई, चुपचाप सुने गई। फिर उसने आंखें बंद की। ताज, अंगूठियाँ, कामदार लंबे लिबास, तीरों से भरा तरकश तलवार, कुछ भी उसके पास न था, मगर उसने आंखें खोली। वो जानती थी कि मुराद राजा की बेटी है, एक शिकारबाज, एक शहजादी।
جو ملاکا سلطنت کے سلطان کی ملکہ بننے جا رہی تھی، جس نے راجہ مراد کو چکمہ دیا تھا اور غلاموں کو محل کے باہر لا کھڑا کیا تھا، جو غار کے محافظ شکار باز کے خون میں لت پت وجود کی پرواہ کیے بغیر اس کو گردن سے دبوچ کے خزانے کا پوچھ رہی تھی، جو قید خانے میں فاتح پہ تشدد کرتے سپاہیوں پہ غرا رہی تھی، جو شاہی مورخ سے اپنی تعریفیں لکھوایا کرتی تھی، اور اس لمحے میں تالیہ کو احساس ہوا کہ وہ کون تھی۔ وہ خود اپنی فین تھی۔ وہ اپنی تعریفیں اسی لیے لکھوایا کرتی تھی کیونکہ وہ اپنی ذہانت کے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتی تھی۔ وہ شہزادی تھی اور ایڈم مورخ، جبکہ فاتح غلام تھا۔ غلام؟ وہ چونکہ وان فاتح صرف ایک غلام تھا۔ ایڈم؟ وہ بولی تو چوکنا لہجہ مختلف تھا۔ ایڈم زیر لب مسکرایا۔ وان فاتح میری طرح گردن کڑائی کوٹس بنانے اور توڑنے میں ماہر نہیں تھا۔ وہ تو ایک سیاست دان تھا، اسے یہ کام نہیں آتے۔ میں اس کو غلط طریقے سے حل کر رہی تھی۔ اس نے چٹ اوپر اٹھا کے اسے غور سے دیکھا۔ میں اس پہ دنیا کا مشکل سے مشکل ترین فارمولہ اپلائی کر رہی تھی، جبکہ اگر اسے وان فاتح نے لکھا ہے تو اسے تو کوئی بہت آسان چیز ہونا چاہیے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت سادہ چیز ہوگی۔ آپ فین گرل بن کے نہ سوچیں، وہ ذہین شہزادی بن کے سوچیں جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایڈم نے پین اس کی طرف بڑھایا۔ پتہ ہے کیا؟ وہ اسے سنے بغیر پین لے کر جلدی سے کاغذ پہ حروف لکھنے لگی۔ یہ سادہ سا شفٹ سائفر ہے۔ ہر ہندسہ حروف تہجی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے 1 کا مطلب ہے پہلا حرف اے۔ وہ تیز ہندسے کے ساتھ اس کے نمبر والا حروف تہجی لکھ رہی تھی، جو فکرہ بنا وہ حروف کا صرف ملغوبہ لگ رہا تھا۔ چونکہ یہ شفٹ سائفر ہے تو ہر حرف سے اگلا حرف لکھنا ہوگا۔ 1 کے لیے اے کی جگہ بی لکھوں گی۔ اور تالیہ مسکرائی۔ یہ تو بچوں والا سائفر تھا۔ میرے باس کو تو مشکل کوڈز ہی نہیں لکھتے آتے۔ شہزادی نے نخرے سے سوچا تھا۔ داتن فرائی مچھلی لیے ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، چٹ اب درمیان میں رکھی تھی اور اس پہ لکھا نظر آ رہا تھا، اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ وہ الفاظ خون کو سرد کر دینے والے تھے۔ وہ تینوں لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گئے تھے۔ اس کا؟ کس کا؟ ظاہر ہے آریانہ کا۔ انہوں نے جنگل میں مجھے آریانہ کا قصہ سنایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مگر چونکہ وہ مجھے چھوڑ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ساری بات اس کے سمجھ میں آ رہی تھی، مگر جب ان کو 3 سوالوں کا علم ہوا تو انہیں لگا کہ میں اور وہ الگ نہیں ہو سکتے۔ تب انہوں نے ذی الکفلی کے پاس میرے لیے یہ ہنٹ چھوڑا، کیونکہ وہ چاہتے تھے میں آریانہ کو انصاف دلاؤں۔ یہ انکشاف ان کو ملاکا میں کسی وجہ سے ہوا ہوگا اور وہ یادداشت کھونے پہ اسے بھولنا نہیں چاہتے ہوں گے۔ مگر آریانہ کو تو صوفیہ رحمان نے مارا تھا۔ ایڈم حیران ہوا۔ ہاں، اس نے ہی کیا تھا، وہ سب سارے ملک کو معلوم ہے۔ داتن کو بھی اچنبھا ہوا، مگر تاشا بنت مراد آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اس چٹ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، صوفیہ رحمان نے آریانہ کو نہیں مارا تھا۔ اس کی نظریں ان الفاظ پہ جمی تھی۔ میں جانتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ آریانہ فیری ٹیلز میں رہنے والی بچی تھی اور اس کی پسندیدہ فیری ٹیل سنو وائٹ تھی۔ ہاں تو؟ داتن خفا ہوئی۔ سنو وائٹ میں بھی ظالم ملکہ نے شہزادی کے لیے جنگل میں شکاری بھیجا تھا، اور ہمارے ملک کی ظالم ملکہ صوفیہ رحمان ہی ہے۔ اس نے دھیرے سے گردن ہلائی۔ وہ ابھی تک بنا پلک جھپکے کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ تم بھول رہی ہو کہ سنو وائٹ میں ظالم ملکہ کون تھی؟ کون تھی؟ سوتیلی ماں۔ ایڈم نے ششدر آواز میں کہا تو داتن کا منہ کھل گیا۔ کیا؟ اور سارا پزل لمحوں میں حل ہو گیا تھا۔ شہزادی تاشا کے لبوں پہ بالآخر ایک تلخ اور بے رحم مسکراہٹ بکھر گئی۔ آریانہ کو اسرا نے مروایا تھا۔ وہ ایک لفظ پہ زور دے کر بولی۔ آریانہ کی مجرم اس کی اپنی سوتیلی ماں ہے۔ ان دونوں کے درمیان فاتح کا جھوٹ نہیں، اسرا کا گناہ آ گیا تھا۔ اسرا آریانہ کی قاتل ہے اور وان فاتح یہ بات بھول چکے ہیں۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں باری باری دونوں کے سفید پڑتے چہرے دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ حالم کے بنگلے میں اس وقت ششدر سا سناٹا چھایا تھا۔ اسرا بنت محمود کے بیڈ روم کی دیوار پہ سلور بیضوی فریم کا قد آور آئینہ آویزاں تھا اور وہ خالی کمرے کا عکس دکھا رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور اسرا اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ بیگ کونی پہ ڈالے وہ سیمینار کے بعد سیدھا گھر آئی تھی اور ایک ہاتھ سے سٹول اتار رہی تھی۔ پھر بیگ کرسی پہ پھینکا اور سیدھی چلتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اونچا جوڑا باندھے، کانوں میں موتی اور گردن میں ہیروں کا نیکلس پہنے، اس نے مسکرا کے اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ آج کی تقریر نے سوشل میڈیا پہ میری تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ اچھی تقریر لکھ کے دی تھی تالیہ نے۔ وہ مسکرا کے اپنے نیکلس پہ انگلی پھیرتی اپنے عکس سے کہہ رہی تھی، مگر تالیہ سمجھتی ہے کہ مجھے ان تقریروں کی ضرورت ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ اسرا محمود حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور اب وہ حکومت کرے گی، کیونکہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ واقعی ممی، اب سب ٹھیک ہو چکا ہے؟ کمرے کے کونے سے آواز آئی تو اسرا نے اطمینان سے چہرہ موڑا۔
वहाँ बेड के किनारे पे आरियाना बैठी थी, सफ़ेद फ़्रॉक पहने, सफ़ेद हेयर बैंड लगाए। उसकी नज़रें अजीब थीं और फ़्रॉक के सीने पे खून लगा था। मुझे मालूम है तुम यहाँ नहीं हो आरियाना, अब मुझे तुम्हारे डरावने ख्वाबों से डर नहीं लगता क्योंकि तुम मर चुकी हो। बेचारी आरियाना। बेजारी से सर झटक के दोबारा आईने में देखा। अक्स में पीछे बेड पे बैठी आरियाना साफ दिखाई दे रही थी। मैं आरियाना नहीं हूँ मम्मी, मैं तो आपका अपना आप हूँ जिससे आप डरती हैं। छोटी बच्ची मुस्कुराई। मगर आपको अब किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। इतने बरस आप इस बात के डर से मुल्क से भागना चाहती थी कि कहीं वो नैनी और उसका साथी आपके सामने ना आ जाएं या मैं दोबारा से डैड को न मिल जाऊं। मगर 6 साल बाद डैड ने ये कन्फ्यूजन ही दूर कर दी। मैं तो उसी दिन मर गई थी और वो दोनों गवाह भी जिनको आपने भेजा था। हाँ, और बिल आखिर मैं अपने खौफ से आज़ाद हो गई। वो अक्स में खुद को मुस्कुरा के देख रही थी। अब मुझे इस मुल्क पे हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। मगर आपको अभी भी एक चुभन है, कुछ है जो आपको बेआराम कर रहा है। असरा की मुस्कुराहट सिमटी। उसने गहरी सांस ली। हाँ, और इसका नाम तालिया मुराद है। फाते और वो समझते हैं कि मुझे कुछ इल्म नहीं कि इनके दरमियान क्या चल रहा है। लेकिन खैर, इसकी कहानी भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। मैंने अशर से उस्मान के ज़रिए सोफ़िया रहमान को तालिया के बारे में मशकूक कर ही दिया है। कुछ तो उसके ख़िलाफ़ मिल ही जाएगा हुकूमत को। वो हमारी ज़िंदगियों से दूर चली जाएगी और ये राज राज ही रहेगा क्योंकि सिवाय उसके कोई ख़तरनाक हद तक जहानत का मालिक नहीं है यहाँ। वो अब चेहरे पे आई लपेटते हुए सोच रही थी। आरियाना का अक्स मदहम होने लगा और बिल आखिर वो गायब हो गई। जब से उसके मर जाने का इल्म हुआ था उसका अक्स असरा को कम कम सताने लगा था। वो बिल आखिर पुरसुकून हो चुकी थी, शांत और बेखौफ। क्या अशर, क्या बच्चे और क्या फाते, इनमें से कोई भी अब मेरा राज नहीं पा सकेगा। फिर तन्हा कमरे में खड़े उसने बेजवी आईने से मुस्कुरा के पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ क्लेवरेस्ट ऑफ देम ऑल। और आईना जवाब के तौर पे मलका बद का खूबसूरत चेहरा दिखा रहा था। जी तो कहानी को लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।